हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी चर्चा पिछले वीडियो के अंदर चल रही थी प्रथम कोटि अभिक्रियाओं से संबंधित। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए अपन इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही अपन उस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, अंतराली समीकरण, इनके माध्यम से कौन कौन से आलेख बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं और अर्धआयु काल के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया का लास्ट टॉपिक आता है और वो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो उनको भी अपन यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो ध्यान से इस चीज को आप लोग देखने का प्रयास कीजिए और साथ के साथ आप लोग उसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। प्रथम कोटि अभिक्रिया जो होती है, इसके उदाहरणों की बात करूं मैं तो सबसे पहला उदाहरण होता है अमोनियम नाइट्रेट के जलीय विलयन को गर्म करने पर, यानी कि अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है। अमोनियम नाइट्राइट के जलीय विलयन को क्या करोगे आप, गर्म करेंगे, तो वो जो अभिक्रिया होगी वो प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण होती है, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर लिखा देता हूं, अमोनियम नाइट्राइट के जलीय विलयन को, अमोनियम नाइट्राइट के जलीय विलयन को गर्म करने पर, विलयन को गर्म करने पर। अब अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO2। इसको अपन ने क्या किया, गर्म किया। जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो यहां पर देखो उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा 2H2O प्लस N2 यहां पर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपनी प्रथम कोटि अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि इस अभिक्रिया के अंदर एक ही क्रियाकारक है, तो इसकी तो अणुसंख्यता भी एक ही होगी और अभिक्रिया की कोटि भी क्या होगी, एक ही होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरे उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण होता है एजो आइसोप्रोपेन का उष्मीय अपघटन। एजो आइसोप्रोपेन, एजो आइसोप्रोपेन का उष्मीय अपघटन। अब देखो सबसे पहले बात तो करेंगे कि सर एजो आइसोप्रोपेन की संरचना कैसी होती है, तो इस चीज को देख लो। CH3 का होल 2 CH N डबल बॉन्ड N CH CH3 का होल 2, ये कौन है, ये है एजो आइसोप्रोपेन, एजो आइसोप्रोपेन, ठीक है। तो ये है अपना एजो आइसोप्रोपेन और इसको अपन गर्म करते हैं ना, उष्मीय अपघटन का मतलब होता है गर्म करना, ठीक है। अब जैसे इसको अपन गर्म करते हैं तो यहां पर क्या होगा, ये जो N2 है ये तो अलग हो जाएगा और साथ में यहां पर प्रोपेन बनेगा, यानी कि C6H14 का निर्माण यहां पर हो जाता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से एजो आइसोप्रोपेन जो होता है, सॉरी यहां पर आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक अपन कर देते हैं, ये है हेक्सेन, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से एजो आइसोप्रोपेन के अपघटन की जो अभिक्रिया होती है ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण होती है। ध्यान रखें, N डबल बॉन्ड N बंद कहीं पर भी आ जाता है तो ये एजो बंद होता है। क्या होता है, एजो बंद होता है। तो इस एजो आइसोप्रोपेन का उष्मीय अपघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण होगा। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण की बात करें तो देखो सभी रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाएं, सभी रेडियो एक्टिव
विघटन अभिक्रियाएं, विघटन अभिक्रियाएं यानी कि जितनी भी रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाएं होती है, यानी कि जैसे अपन बात करते हैं परमाणु भट्टी के अंदर जितनी भी अपघटन अभिक्रियाएं होती है, जो भी परमाणु बम विस्फोट वगैरह होते हैं वहां पर जितनी भी रेडियो एक्टिव घटनाएं होती है, सारी की सारी जो होती है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया का ही उदाहरण होती है। क्यों होती है ऐसी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाएं होती है उसमें एक ही परमाणु का नाभिक विघटित होता है। अब एक ही परमाणु भाग ले रहा है, इसीलिए अपन बोलते हैं उसको प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित जो अपना टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। और इस अध्याय के अंदर अपन को बस एक शून्य कोटि अभिक्रिया विस्तार से पढ़नी थी और एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को विस्तार से अपन को यहाँ पर पढ़ना था, जो अपन ने यहाँ पर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल उसको ध्यान से कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो ये था अपना शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया समाप्त। अब बात करेंगे अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है अपना संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग साथ के साथ नोट करते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपन यहाँ पर लेते हैं जहां से क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से इस चीज को आप लोग पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो टॉपिक है अपना संघट्ट सिद्धांत, संघट्ट सिद्धांत, संघट्ट सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। अब देखो भाई, संघट्ट सिद्धांत के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना ये बनता है कि सर ये जो संघट्ट सिद्धांत है ना, ये दिया किसने है? सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना यही बनता है। ठीक है ना, तो इसको देने के लिए दो वैज्ञानिक आए हैं और उन दो वैज्ञानिकों के नाम के बारे में बात करें तो एक तो था मैक्स ट्राउड्स और एक था विलियम लेविस। मैक्स ट्राउड्स और विलियम लेविस ने 1916 से 1918 के मध्य इस संघट्ट सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और क्या बोलता है ये, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो इस संघट्ट सिद्धांत का सिंपल सा आधार माना गया है अणुगतिक सिद्धांत को। यानी कि जो अपना अणुगतिक सिद्धांत होता है, इस अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर ये संघट्ट सिद्धांत दिया गया। और ये जो संघट्ट सिद्धांत आपका है ये बोलता है कि जब क्रियाकारक के अणु सक्रिय होकर परस्पर प्रभावी संघट्ट करते हैं, परस्पर प्रभावी रूप से टकराते हैं, तो टकराने के कारण वहां पर उत्पाद का निर्माण होता है। यानी सिंपल सी बात ये बोलता है, संघट्ट का मतलब आप लोग सामान्य भाषा में ध्यान रखेंगे टक्कर। क्या होती है? टक्कर होती है। ठीक है, अब क्रियाकारक के अणु के मध्य जितनी ज्यादा टक्करें होगी ना, वहां पर उत्पाद का निर्माण उतना ही आसानी से होगा। ये कौन बोलता है? संघट्ट सिद्धांत बोलता है। तो एक सामान्य सी बात मैंने आपको बता दी है। अब इसके बारे में बहुत विस्तार से अपने आप को पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए इसको। तो देखो, इस सिद्धांत को मैक्स ट्राउड्स एवं विलियम लेविस ने 1916-18 में विकसित किया था जो गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर, ये गैसों का अणुगतिक सिद्धांत क्या होता है इसको आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, परंतु फिर एक बार अपन वापस इसको आने वाले अध्याय के अंदर पढ़ेंगे।
तो अभी केवल आप लोग ध्यान रखें कि संगत सिद्धांत गैसों के अनुगतिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो वैसे अपन इसको पढ़ चुके हैं एक बार, परंतु फिर वापस पढ़ेंगे अपन यहां पर। तो अभी केवल ध्यान रखें आप लोग इसका नाम कि यह गैसों के अनुगतिक सिद्धांत पर आधारित है। आगे बात करें यहां पर, तो किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए, किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए, किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि क्रियाकारी स्पीशीज, आवश्यक है कि क्रियाकारी स्पीशीज अणु, परमाणु या आयन में परस्पर प्रभावी संघट हो, परस्पर प्रभावी संघट, और सामान्य भाषा में आप लोग लिख सकते हैं इसको टक्कर सिद्धांत भी अपन बोलते हैं। यानी कि सिंपल सी बात आप लोग ध्यान रखें कि किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक होता है कि क्रियाकारी स्पीशीज, यानी कि जो भी क्रियाकारक के अणु हैं, परमाणु हैं, आयन हैं, उनमें क्या होना चाहिए, परस्पर प्रभावी संघट हो, प्रभावी टक्कर उनके मध्य हो, और यही अभिक्रियाओं के संघट सिद्धांत का आधार है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, यही अभिक्रियाओं के संघट्ट सिद्धांत का आधार है। यही आपके संघट्ट सिद्धांत का क्या है, आधार है। तो एक सामान्य सी बात मैंने आपको बता दी है कि सिद्धांत दिया किसने है, मैक्स ट्राउड्स और विलियम लेविस ने दिया है 1916-18 में। गैसों के अनुगतिक सिद्धांत पर आधारित है। और यहां पर एक सिंपल सी बात, दोनों वैज्ञानिक एक बात बोलते हैं कि जितना प्रभावी रूप से क्रियाकारक के अणु टकराएंगे, यानी सिंपल सी बात है, क्रियाकारक से उत्पाद में कोई भी क्रियाकारक कब बदलेगा, जब वो आपस में उसके अणु बहुत मजबूती से प्रभावी संघट करेंगे, आसानी से टकराएंगे। जितना ज्यादा मात्रा में टकराएंगे उतनी ज्यादा मात्रा में क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे। यानी कि ये क्रियाकारक के अणुओं को टकराने की बात करते हैं। ठीक है, और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत अपन इसको कहते हैं। ठीक है, तो एक सामान्य सी बात मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखो, इस सिद्धांत की अपन आगे बात करें तो इस सिद्धांत में अणु, परमाणु या आयन जितने भी आप लोग क्रियाकारी स्पीशीज ले रहे हैं, इस सिद्धांत के अंदर उन सभी को एक ठोस गोला माना गया है। ठीक है, तो देखो, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक बोलो या क्रियाकारक बोलो, बात एक ही है, को ठोस गोला माना गया है। अभिकारकों को ठोस गोला माना गया है तथा इन गोलों के परस्पर संघटनों से इन गोलों के परस्पर संघटनों से ही अभिक्रिया संपन्न होती है। संघटनों से ही अभिक्रिया
संपन्न होती है, अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में, अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में, इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या या संगठनों की संख्या ही बोल सकते हो, टक्करों की संख्या संघट्ट आवृत्ति कहलाती है, संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, संघट्ट आवृत्ति कहलाती है, जिसका मान बहुत उच्च होता है, जिसका मान बहुत उच्च होता है, मान बहुत उच्च होता है। सामान्य ताप व दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर किसी गैसीय निकाय में संघट्ट आवृत्ति, किसी गैसीय निकाय में संघट्ट आवृत्ति 10 की घात 25 से 10 की घात 28, 10 की घात 28 तक हो सकती है, तक हो सकती है, हो सकती है। इस प्रकार यदि प्रत्येक टक्कर में अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, इस प्रकार यदि प्रत्येक टक्कर में अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, संपन्न हो जाती है, तो अभिक्रिया बहुत कम समय में, तो अभिक्रिया बहुत कम समय में पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अब इस चीज का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। मैं आप लोगों को अभी तक बोल रहा हूं कि संघट्ट सिद्धांत के अंदर एक सामान्य सी बात बोली गई है। क्या बोली गई है कि क्रियाकारक के जो अणु है ना, वो क्रियाकारक के अणु को क्या मान लिया, यहां पर ठोस गोला मान लिया। ठीक है, अब ये जो ठोस गोले हैं ना क्रियाकारक के अणु, ये जितने ज्यादा मात्रा में टकराएंगे ना, जितनी प्रभावी टक्कर इनके मध्य होगी, जितना प्रभावी संघट्ट इनके मध्य होगा, यहां पर उत्पाद बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, यानी टक्करों की संख्या जितनी ज्यादा होगी ना, यहां पर उत्पाद बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, बताया गया है कि इन गोलों के परस्पर संघट्टों से ही अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। ध्यान रखेंगे भाई कि अभिक्रिया के इकाई आयतन में कितनी टक्करें हो रही है, उनकी संख्या क्या कहलाती है, संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। और इसका मान बहुत ज्यादा होता है, इसका मान बहुत उच्च होता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी क्रियाकारक के अंदर बहुत सारी संख्या में अणु होते हैं, ये अणु आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, और जितनी ज्यादा मात्रा में टकराएंगे संघट्ट आवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मान बहुत उच्च होता है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि सामान्य ताप व दाब पर किसी गैसीय निकाय में संघट्ट आवृत्ति का मान 10 की घात 25 से 10 की घात 28, देखो इतना तक हो सकता है। इस प्रकार यदि प्रत्येक टक्कर में अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, तो अभिक्रिया बहुत कम समय में संपन्न हो जाएगी। ठीक है, यानी सिंपल सी बात आपको ये समझ में आनी चाहिए संघट्ट सिद्धांत से
कि जहां पर संघट्ट आवृत्ति ज्यादा होती है वो अभिक्रिया उतनी ही तेजी से संपन्न होगी, यानी जो तीव्र अभिक्रियाएं होती है उनमें संघट्ट आवृत्ति का मान बहुत ज्यादा होता है और जो मंद अभिक्रियाएं होती है उनमें संघट्ट आवृत्ति का मान बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से जितनी ज्यादा मात्रा में अणु टकराएंगे, प्रभावी संघट्ट करेंगे, उत्पाद का निर्माण उतना ही आसानी से हो जाएगा। ये कौन बोलता है? आपका संघट्ट सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी बोलता है, जो मैक्स क्लाउड्स ने यहां पर दिया था। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर कंप्लीट याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे एक छोटा सा पॉइंट, और वो है आपका एक वर्ड यहां पर बार बार मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, प्रभावी संघट्ट, प्रभावी संघट्ट, प्रभावी संघट्ट। ठीक है, तो क्या होता है ये चीज, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी परिभाषा आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रभावी संघट्ट होता क्या है, साथ के साथ नोट करेंगे इस चीज को। प्रभावी संघट्ट, प्रभावी संघट्ट, देखो प्रभावी संघट्ट वह संघट्ट जो वास्तव में अभिकारकों को, वह संघट्ट या वो टक्कर भी बोल सकते हो, जो वास्तव में अभिकारकों को उत्पादों में रूपांतरित करने में, उत्पादों में रूपांतरित करने में सक्षम होती है, प्रभावी संघट्ट कहलाती है। ठीक है भाई, तो जो टक्कर, जो संघट्ट किसी भी क्रियाकारक को वास्तव में उत्पाद में रूपांतरित करने के लिए जो सक्षम होती है उसे प्रभावी संघट्ट अपन कहते हैं। तो ये था अपना टक्कर सिद्धांत, इसके बारे में और सब चीजें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहां तक की सारी बातें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।